हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर हिसानी। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है आज हमने केमिस्ट्री में, और वो टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। कुछ बेहतरीन सवालों का गुलदस्ता आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के आज के सेशन का हम पहला सवाल ला रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और देखिए। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे सेशन आपका बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट हैं, दो सूचियां हैं, इनको मैच करके सही कोड को, सही कूट को टिक करना है। पहला है आपका लैक्टिक अम्ल, पहला है लैक्टिक अम्ल। दूसरा है आपका टार्टारिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल। और तीसरा है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और चौथा है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब पूछ रहा है, उसका स्रोत यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा अम्ल किससे मिलता है। तो यहाँ पे है आपका इमली, इस ऑप्शन में इमली है, संतरा है, उसके बाद टमाटर है, और आपका खट्टा दूध है, खट्टी दही है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो लैक्टिक अम्ल मिलता है वो दही में मिलता है, तो ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ हो गई, ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ हुई। उसके बाद टार्टारिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। आप जानते हैं कि जो सिट्रिक अम्ल है आपका, सिट्रिक अम्ल जो है वो आपका ऑरेंज में भी होगा, टमाटर में भी होगा, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्टारिक अम्ल है। तो अब आप जरा मैचिंग करके मुझे बताइए। तो अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल हमारा यहाँ पे हो गया टमाटर में, तो हमारा सी का हो गया 3 के साथ, है ना, सी का हमारा 3 के साथ। अब देखिए ए का 4, तो ए का 4 हमारा दो ही ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन को तो आप खत्म कर सकते हैं। यानी हमारा जो उत्तर होने वाला है या तो ए से होगा या फिर बी से होगा। तो हमारा ए का है 4 और सी का है 3। तो ए का हमारा 4 है, ए का हमारा क्या है, 4 है, सॉरी, ए का 4 किस में है, तो आप देख सकते हैं कि ए का 4 हमारा सी और डी में है, ए का 4 हमारा सी और डी में है। तो ए और बी तो हमारा खत्म हो गया, है ना। और देखिए सी का 3 है किस में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी बी का हमारा 1 होना है। तो बी का हमारा 1 होना है, तो आप जानते हैं कि टार्टारिक एसिड कहाँ होता है, इमली में होता है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड हमारा ऑरेंज में आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो गया ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक, आसान सा सवाल। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोलता है कि नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जो उर्वरकों के उत्पादन में नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल एक्सप्लोसिव के प्रोडक्शन में करते हैं, है ना, विस्फोटकों के उत्पादन में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है या सही है। तो देखिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं, एक्सप्लोसिव बनाने में भी करते हैं, विस्फोटक बनाने में भी करते हैं। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का भी इस्तेमाल हम लोग मतलब उर्वरक बनाने में और एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक बनाने में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है ना। तो उत्तर हमारा हो गया बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों, एक और दो, दोनों ही हमारे क्या हो गए, सही उत्तर हो गए। दोनों हमारे क्या हो गए, सही उत्तर हो गए माय डियर फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है, और फिर इसका इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में, शीशा संचयक बैटरी में उसको डालते हैं, दवाइयों के बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। अब आ जाइए ऑन द लेवल of bottles, some soft drinks are claimed to be acidity regulator, they regulate acidity using। आपने देखा होगा कि कुछ
शीतल पेय पदार्थों के बोतलों पे लिखा रहता है कि ये अम्लीयता के नियंत्रक हैं, है ना। तो उसमें ऐसा वो क्या यूज करते हैं जो आपके पेट में एसिड बनने नहीं देते, है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन का यूज, सॉल्ट का यूज किया जाता है, उपर्युक्त दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो आपका बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यही होता है आपका किसमें, एनो में। इनो जो आप 6 सेकंड में काम शुरू करता है, इसको जब आप पानी में घोलते हैं तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और पानी में जब इसे घोलेंगे तो एक बेसिक सॉल्यूशन ये क्रिएट करता है, क्षारीय घोल पैदा करता है, जो आपके स्टमक में बने एसिड को यानी HCl को सॉल्ट और वाटर में बदल देता है ना, एसिडिटी को खत्म करता है। तो उत्तर यहाँ पे हो गया बाइकार्बोनेट के सॉल्ट, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलेंगे। एंटासिड्स आर कॉमनली यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। कॉमनली यूज्ड एंटासिड आर, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही हम फूड को चबाकर निगलते हैं तो ये फूड आ जाता है स्टमक में, आपके अमाशय में। भोजन जैसे ही अमाशय में आता है, अमाशय के भित्तियों से, अमाशय की दीवारों से एक अम्ल स्रावित होता है, उस अम्ल का नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है उसको मार देता है, भोजन के साथ कोई जीवाणु, अन्य रोगाणु आ गए उसको मार दिया, और स्टमक में कुछ एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं उसको एक्टिव करता है। लेकिन यही एसिड ज़्यादा सेक्रीट हो गया तो हो जाती है क्या, एसिडिटी। और एसिडिटी को भगाने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं को कहा जाता है एंटासिड। क्या कहा जाता है, एंटासिड। और ये एंटासिड क्या होते हैं, तो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, जो आपके स्टमक में बने एसिड से रिएक्शन करके उसको सॉल्ट और वाटर में बदल देते हैं, अम्ल और लवण में और वाटर में बदल देते हैं। एसिडिटी खत्म हो गई। एसिडिटी क्यों हुई, HCl ज़्यादा सिक्रीट हो गया। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, खराब खाना खा लिया है या समय पर नहीं खाया है, तो यही एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, जिसको एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को भगाने वाली दवाओं को एंटासिड कहते हैं। और एंटासिड कैसे बेस होते हैं, तो कैसे बेस होते हैं बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, तो आप कहेगा सर वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आप जानते हैं कि कोरोसिव नेचर के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिएगा तो स्टमक ही जला डालेगा। एसिडिटी भगाने आप चले थे, स्टमक ही जला लिया तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो एंटासिड क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस में भी कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। और कॉमन एंटासिड आप जो यूज करते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कॉमन एंटासिड है जो लोग यूज करते हैं, है ना। और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये कॉमन एंटासिड है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक गाढ़ा सा चूना जैसा सिरप आपने देखा होगा डॉक्टर लिखते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोजन थैलेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, मैग्नीज एसीटेट नहीं, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगर कोई इंसेक्ट काटता है तो उसकी वजह से जो जलन होती है ना, खुजली होती है, उसकी वजह क्या होती है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना। तो कीड़े के काटने से होने वाली खुजली का कारण होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मीथानोइक अम्ल कहते हैं, मीथानोइक एसिड कहते हैं, मीथेनोइक अम्ल कहते हैं, मीथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH,
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड और एसेटिक एसिड। चींटी के काटने पर, तो चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और जो नेटल लीव्स, बिच्छू बूटी जिसे कह रहे थे, इन सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। तो चींटी काट लिया तो आपको जलन होती है इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से। ना हमारे पास दो लिस्ट दिए गए हैं, इन दोनों लिस्ट को मैच करके यहाँ पर सही कोड को टिक करना है, सही कोड को टिक करना है आपको। यहाँ पर है खट्टा दूध, यहाँ पर है कि सिरका में और अचार में क्या डालते हैं। सोडा वाटर क्या होता है? एप्पल में कौन सी एसिड होती है ना। तो आप जानते हैं कि जो खट्टा दूध है उसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ हो गई। अब देखो ए का 4 किस में है? तो ए का 4 है आपका बी में और सी में, इसका मतलब आपका डी और ए तो उत्तर नहीं होगा। तो खट्टे दूध में या दही में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड होती है। तो हमारा उत्तर होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। तो ए का 4 हमारा हो गया। उसके बाद आप देखिए विनेगर और जो पिकल है उसमें क्या होता है? विनेगर में कौन सी एसिड होती है? तो एसिटिक एसिड होती है। और विनेगर को हम कहाँ डालते हैं? पिकल में, अचार में डालते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो ए बी का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो बी का ऑप्शन नंबर 3 तो दोनों में है, तो यहां से डिसाइड नहीं होगा। सोडा वाटर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है सोडा वाटर में, है ना। कार्बोनिक एसिड आप जानते हैं कि H2CO3 है, H2CO3 है। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें CO2 के बबल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ओके, तो सी का हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 2। तो सी का ऑप्शन नंबर 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। एप्पल में आप जानते हैं कि मैलिक एसिड पाया जाता है, तो एप्पल में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का हमारा 1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है? एंटीसेप्टिक को हम पूतिरोधी के नाम से भी जानते हैं शुद्ध हिंदी में। तो एंटीसेप्टिक वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं या उसके ग्रोथ को रोक देती हैं। तो एंटीसेप्टिक के तौर पे हम यूज करते हैं बोरिक अम्ल का, या फॉस्फोरिक अम्ल का, या सिट्रिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल आपका सिरका हो गया। सिट्रिक अम्ल सभी सिट्रस फ्रूट में, खट्टे फलों में पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल आप जानते हैं कि मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पे नहीं किया जाता है। तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है। आंखों के लिए वीक एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज करते हैं बोरिक एसिड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड? निम्नलिखित में से कौन एक खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल वैसा अम्ल होता है जिसको हम लोग प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होती है जो हमें एनिमल या प्लांट से प्राप्त होता है। जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अम्लों को, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्लों को, नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त अम्लों को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। लेकिन वो अम्ल जो हमें या तो वो अम्ल जिसको हम लोग प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाते हैं उसको कहते हैं आपका देखिए मिनरल एसिड। अब देखिए सिट्रिक एसिड सभी खट्टे फलों में मिलता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड आप जानते हैं सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड आप जान रहे हैं और ऑक्जेलिक एसिड जान रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड टमाटर में और पालक में आपको मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा? टमाटर में और पालक में। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारा मिनरल एसिड है। और आप जान रहे हैं कि सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद ये वीक एसिड था, दुर्बल अम्ल था। ये एक उदाहरण था, ठीक है, एक एक्सेप्शन था कि सारे के सारे जो खनिज अम्ल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो कौन सा खनिज अम्ल है जो वीक है? तो वो है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 होता है। कैसे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो H2CO3 बनता है। और यही बताया था कि ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल होता है? H2CO3। शीत पेय पदार्थ जैसे कि आपका माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, है ना, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स है।
तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो बबल्स आपको दिखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जो बबल्स दिखते हैं, जो बुलबुला दिखता है, वो किसका होता है? CO2 का होता है, जो पानी से रिएक्शन करके H2CO3 बना लेता है। और रेन वाटर में हमेशा कौन सी एसिड होती ही होती है ना? वर्षा के जल में, वर्षा जल में यही होता है। वर्षा की जल जब हवा से होकर गुजरती है, एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो हवा में मौजूद CO2 से रिएक्शन करके H2CO3 बना लेती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, है ना? अचार में परिरक्षक के तौर पे निम्नलिखित में से किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए, वह पदार्थ जो खाद्य सामग्रियों को अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, उसे सड़ने गलने नहीं देते, ऐसे केमिकल को बोला जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोला जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक या खाद्य संरक्षक। क्या बोलते हैं इसको? खाद्य परिरक्षक। और ये कॉमन खाद्य परिरक्षक है जिसका नाम है आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम लोग खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। तो अचार में या तो सोडियम बेंजोएट डाल दीजिए, या जनरली अचार में डाला जाता है विनेगर यानी सिरका। तो अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरका का भी इस्तेमाल करते हैं आप। तो यहाँ पर सिरका है नहीं, तो सोडियम बेंजोएट सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन कॉज्ड बाय द ओवर ईटिंग। अत्यधिक खाना खाने से जो इनडाइजेशन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो देखिए कि अगर आपको एसिडिटी हो गई है, गैस हो गया है या अपच हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? एंटासिड। एंटासिड एंटासिड वो दवाएं होती हैं जो एसिडिटी को खत्म करती हैं। देखिए, एसिडिटी आपको क्यों होती है? एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी क्यों होती है? HCl के अधिक सरावन से। HCl अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल है, आपके पेट में नॉर्मल है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन HCl ज़्यादा सेक्रीट हो गया तो हो जाती है एसिडिटी। एसिडिटी को जो खत्म करती है जो दवाएं, उन दवाओं को हम कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं? एंटासिड। और ये एंटासिड क्या होते हैं? तो वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे ना तो स्टमक को जला देगा। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं, है ना? तो एंटासिड वो दवाएं होती हैं जो एसिडिटी को खत्म करती है। तो आपको हो गई है एसिडिटी, क्यों? HCl ज़्यादा सिक्रीट हो गया। आपने लिया है दवा एंटासिड, जो दरअसल है क्या? बेस है। ये बेस एसिड से रिएक्शन करके इसको बदल देगा किसमें? सॉल्ट और वाटर में, लवण और जल में बदल देगा। और सॉल्ट और वाटर तो आपको नुकसान करता नहीं है, सो आपको मिल जाएगा क्या? आराम। जैसे देखिए, आपको HCl ज़्यादा सेक्रीट हो गया स्टमक में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एसिडिटी हो गई। आपने क्या ले लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिरप जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं आप इसे, है ना? तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl से रिएक्शन करके क्या बना देगा? MgCl2 और प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। ये MgCl2 क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। एसिड किस में बदल गया? सॉल्ट और वाटर में। नुकसान नहीं होगा। उसी तरह से जैसे आप डाइजीन ले लेते हैं, डाइजीन, तो डाइजीन भी एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं। डाइजीन में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए, दोनों ही वीक बेस हैं। एसिड से रिएक्शन करके उसको सॉल्ट और वाटर में बदल देंगे। इनो में क्या होता है? इनो में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो वो दवाएं जो एसिडिटी को खत्म करती हैं, अपच को खत्म करती हैं, उसे कहते हैं एंटासिड। एंटीसेप्टिक वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं या उसकी वृद्धि को रोक देती हैं, जैसे कि सेवलन, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सोफ्रामाइसिन, जैसे कि डिटॉल, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन। ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। वो दवाएं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उसको वृद्धि को रोक देती हैं, उसको भी एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक को हम टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के फॉर्म में हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए होता है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो डिटॉल पी जाइएगा क्या? नहीं ना। लेकिन एंटीबायोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया और
बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं या उसकी वृद्धि को रोक देती हैं, लेकिन इसको आप टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी में ले सकते हैं, लेकिन इसको लगा सकते हैं। एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो आपके दर्द को कम करती हैं, दर्द को कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो गया आपका एंटासिड। नाउ मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड रिलीज। अगर मेटल का कार्बोनेट है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, तो मेटल का कार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है एसिड से तो कौन सी गैस रिलीज होगी, बताओ। तो आपने पढ़ा होगा, चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाई कार्बोनेट हो, ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहां पे मेटल का कार्बोनेट, जैसे हमने इसका रिएक्शन करवाया है इसके साथ, तो क्या बन गया, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बन गया, सॉल्ट हो गया। और यहां से क्या रिलीज होगा, CO2, और HOS से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, पानी। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप कहेगा सर CO2 गैस रिलीज होती है। तो चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो, धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाई कार्बोनेट हो, है ना, जैसे यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी HCl से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट वही बनेगा, NaCl प्लस CO2 और प्लस वाटर। तो मेटल का बाई कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, दोनों ही अगर किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ठीक, चलो, द एड यूज इन लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं आपके घरों में, इन्वर्टर में जो यूज होती हैं या कार में जो यूज होती हैं जो बैटरी, वो लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती हैं। सीसा संचायक बैटरी, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकता है, सीसा संचायक बैटरी। उसमें कौन सा अम्ल यूज होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बताइए। लेड स्टोरेज सेल में सीसा संचायक बैटरी में फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आप जानते हैं कि H2SO4 यूज होता है। उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। आप जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते, तो उसमें आपको एसिड डालना पड़ता है, तब चार्ज लेगा बैटरी। सिर्फ डिस्टिल वाटर डालकर छोड़ दीजिएगा, चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें फ्री आयंस, मुक्त आयंस नहीं होते। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं। टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, टार्टारिक अम्ल किसका अवयव है। ऑप्शंस आपका ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली में क्या होता है, देखो, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को और क्या लिखते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो बच गया हमारा बेकिंग पाउडर। अब देखिए, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क होता है, नोट करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, बेकिंग सोडा का मतलब होता है आपका NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये बेकिंग सोडा बताओ क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है, एक प्रकार का यौगिक है। लेकिन इस बेकिंग सोडा में हमने क्या मिला दिया, थोड़ा सा टार्टारिक एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया, टार्टारिक अम्ल। बेकिंग सोडा में हमने क्या मिला दिया, टार्टारिक एसिड मिला दिया। तो अब ये जो बेकिंग सोडा और टार्टारिक अम्ल का जो मिक्सचर है वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। क्या कहलाएगा, बेकिंग पाउडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेकिंग पाउडर कहलाएगा, जिसको खाने में डालते हैं। अब जब बेकिंग पाउडर को खाने में डालोगे
और ये जब गर्म होगा खाना तो बेकिंग पाउडर एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या रिलीज करेगा? CO2 गैस रिलीज करेगा, होगा ना। अगर कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। और ये CO2 खाने को फुलाएगा। जैसे आप छोला भटूरा बना रहे हो तो भटूरे के आटे में आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, मिला दिया है, तो जब आप उसको फ्राई करोगे तो CO2 रिलीज होगा और CO2 के बबल्स जहां जहां से निकलेंगे आटे में छेद होगा और वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा क्या है? एक कंपाउंड है, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिक्सचर है। ये दोनों में फर्क है। क्या है? यह एक मिश्रण है भाई साहब, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि भाई टार्टारिक अम्ल किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। बेकिंग पाउडर का मतलब है बेकिंग सोडा में हमने क्या मिला दिया है? टार्टारिक अम्ल मिला दिया है, तो इन दोनों के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहते हैं। चलो, एस्प्रीन क्या है? एस्प्रीन, एस्प्रीन क्या है? तो एस्प्रीन आप जानते हैं कि एक दवाई है, और एस्प्रीन एक्चुअली में क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है? तो यह एक एसिड है और उसका नाम क्या है बताइए? मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, मिथाइल सेलिसाइलेट, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड एंड फिनाइल सेलिसाइलेट। तो एस्प्रीन के बारे में आप जानते हैं कि यह एक पेन किलर है, या इसका इस्तेमाल एंटीपैरेटिक के तौर पे किया जाता है, मतलब बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आप दवाई खरीद कर लाते हैं डिस्प्रीन, तो डिस्प्रीन में क्या होता है? एस्प्रीन होता है। तो एस्प्रीन का केमिकल नेम अगर पूछा जाए कि भाई एस्प्रीन का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम याद कर लीजिएगा, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड, या इसी को हम लिख सकते हैं एसिटाइल सेलिसाइलेट, है ना। तो एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड या एसिटाइल सेलिसाइलेट को ही एस्प्रीन दवा का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको हिंदी में दवा है चूंकि, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एसिटाइल सेलिसाइलिक अम्ल या एसिटाइल सेलिसाइलेट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इज नॉट अ लेविस एसिड? कौन एक लुईस अम्ल नहीं है? देखिएगा, लेविस एसिड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो लेविस एसिड होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन रिच जो कंपाउंड है और या फिर मतलब एनायंस हैं, वो लेविस एसिड के तौर पे यूज होंगे। तो देखिए AlCl3, BF3 और FeCl3 ये सब जो है वो लेविस एसिड हैं, लेकिन NH3 क्या है? NH3 जो है वो लेविस बेस है ना। तो याद कर लीजिएगा AlCl3, BF3, FeCl3 ये सब लेविस एसिड हैं, लेकिन NH3 क्या है? लेविस बेस है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि एक अननोन गैस है जो पानी में क्या होता है? जल्दी घुल जाता है, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, और इसका जो जलीय घोल है, इस गैस का जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये गैस जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ व्हाइट फ्लेम बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ व्हाइट फ्लेम बनाता है। तो ये अननोन गैस कौन सी है? अच्छा, ये गैस जो है वो पानी में घुल जाता है जल्दी और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। बस इतनी सी बात याद है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं गाइस कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी प्रकार अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें, अधातु के ऑक्साइड की बात करें, तो अधातु के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? तो आपने कहा सर एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं,
जैसे कि आप देख लीजिए, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो आप मुझे बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसा हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर एसिडिक होगा। तो ये गैस तो हो ही नहीं सकती है। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो वो एसिडिक हो ही नहीं सकती, है ना। उसके बाद आ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता नहीं है, तो उत्तर हमारा हो गया अमोनिया, NH4। अमोनिया जो है वो पानी में घुलकर बना लेता है NH4OH। क्या बना लेता है? NH4OH। और NH4OH आप जानते हैं कि बेसिक नेचर का होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और ये जो है व्हाइट फ्लेम बनाएगा जब ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ। तो यहां पर हमारा उत्तर हो गया अमोनिया। इसका एक्सप्लेनेशन हमने लिख लिया है कि अमोनिया एक क्षारीय गैस है, इसलिए जब पानी में घुलता है तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिएगा, ये अमोनिया को जब हम पानी में घोलेंगे तो क्या बना लेगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और आप जानते हैं कि यह एक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ठीक है। जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, ये जो अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, ये जो NH3 है, जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NH4Cl बन जाएगा। और ये NH4Cl जो है वो सफेद धुएं के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। सफेद धुएं के रूप में दिखाई देता है। तो इसका यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि दो लिस्ट फिर से आपको दिया गया है। दोनों लिस्ट को सुमेलित करके सही कूट को टिक करना है। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा और हाइपो, है ना। तो इसको याद रखना है कि भाई वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O को हम धोवन सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो एक की मैचिंग हमारी हो चुकी है 4 के साथ। मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से हमारा उत्तर होने जा रहा है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है जी। हाइपो का मतलब क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो कहते हैं। और नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को हम नीला थोथा कहते हैं, है ना। तो देखो, ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ हो गई, बी की मैचिंग हमारी 1 के साथ हो गई, सी की मैचिंग हमारी 2 के साथ हो गई और डी की मैचिंग हमारी 3 के साथ हो गई। तो हमारा कोड बन के आया 4 1 2 3। 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। दोनों को सही से मिलान करके सही कोड को टिक करना है। नीला थोथा अभी आपने देखा था, है ना। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। तो फिर से ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ है। तो या तो ऑप्शन हमारा बी होगा या हमारा डी होगा, ए और सी नहीं हो सकता। उसके बाद इप्सम क्या होता है? इप्सम क्या होता है? तो इप्सम क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O को इप्सम कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O को हम इप्सम के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी का 3 के साथ मैचिंग हो गया। बी की मैचिंग 3 के साथ हो गई ना। बेकिंग सोडा आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सी की मैचिंग हमारा हो गया है 1 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो डी का हमारा हो गया
और डी का हमारा हो गया 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, बता दीजिए किस में है? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी में हमारा बन रहा है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे आ जाते हैं, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से किस अम्ल का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते थे? उत्तर है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं कि विनेगर में होता है, सिरका में होता है। सीट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में पाया जाता है ना। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नेटल लीव्स में, बिच्छू बूटी में। तो बच गया हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते थे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज अम्ल है? आप जानते हैं कि वो अम्ल जो हमें पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। लेकिन वो अम्ल जिसे हम प्रयोगशाला में खनिजों की सहायता से बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड में हमारा हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना। ये सारे के सारे जो हैं आपके मिनरल एसिड हो गए। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये सब आपको एनिमल या प्लांट से मिलते हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड के उदाहरण हो गए। नाउ विच एसिड इज वीक अमंग मिनरल एसिड। सारे के सारे जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सारे के सारे मिनरल एसिड प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन वह मिनरल एसिड जो कि वीक है वो कौन सा है ना। वह मिनरल एसिड जो कि वीक है ना, और वो है अभी अभी बताया था H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो सारे के सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन वह मिनरल एसिड जो वीक है वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अभी बताया था कि CO2 जब पानी से रिएक्शन करता है तो बन जाता है H2CO3। कोल्ड ड्रिंक्स में और रेन वाटर में ये हमेशा आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बेस। निम्नलिखित में से कौन बेस से बना होता है? क्षारों से मिलकर बना होता है। साबुन, एंटासिड टैबलेट, सोप, टूथपेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। अभी आपको बताया था कि जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को भगाने वाली जो दवाएं हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं। और एंटासिड का नेचर कैसा होता है? बेस, और बेस में भी कैसा? वीक बेस। उसके अलावा जो साबुन होते हैं, साबुन का भी नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। साबुन या डिटर्जेंट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। टूथपेस्ट भी कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, ताकि आपके मुंह में जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो हमारा उत्तर हो गया ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, है ना। तो सभी का नेचर जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे चलते हैं, विच गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इन सब को हम पढ़ेंगे कहाँ पर? केमिकल कंपाउंड में। तो किस गैस के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए सूखे हुए शुष्क मतलब लाइम वाटर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो देखिए ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड चूना है और चूने से हम पानी गुजारेंगे, चूने में पानी डालेंगे तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और इस बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl2। इसी को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। तो उत्तर हमारा हो गया क्लोरीन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? कांच बनाने के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए टार्टारिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली में, अंगूर में पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लास बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बोरिक एसिड का। किसका? बोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग कांच बनाने के लिए करते हैं। नाउ
विच ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित अनुप्रयोगों में पाया, मतलब उनके अनुप्रयोग हैं, प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज द फायर प्रूफिंग मटेरियल, इसका इस्तेमाल जो है वो अग्निरोधक सामग्री बनाने में किया जाता है। लैब में केमिकल को सील करने के लिए या गैप को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल टॉयज बनाने के लिए किया जाता है। अब पहचानना है कि एक केमिकल दे दिया गया, उसकी ये प्रॉपर्टीज दे दी गई है, पूछ रहा है कि कौन है वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में करते हैं, केमिकल को सील करने के लिए करते हैं और टॉयज बनाने के लिए करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। अब देखिए, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल धुलाई में करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने में डालने के लिए करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप जानते ही हैं कि मतलब शुद्ध करने में, जल का शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, है ना। तो बच गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में करते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं, है ना। चलिए, खिलौने बनाने के लिए करते हैं, लैब में केमिकल को सील करने के लिए करते हैं। नाउ, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इन, है ना। बोलता है कि दांतों को सड़न से बचाने के लिए, कैविटी से बचाने के लिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। और ब्रश में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पेस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक नेचर का होना चाहिए या बेसिक नेचर का होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए या संक्षारक प्रकृति का होना चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब मीठी चीज़ खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो इस चॉकलेट वगैरह में क्या होती है, शुगर होती है, जो आपके दांतों में फंसी रह जाएगी। अब ये शुगर आपके दांतों में फंसा रह जाता है, तो आपके माउथ में क्या होता है, आपके मुख में कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ जीवाणु होता है। जैसे आपने चॉकलेट खाया, खीर खाया और बिना ब्रश किए हुए सो गए, तो ये चॉकलेट आपके दांतों में फंसा रह गया। तो कोई भी मीठी चीज़ में क्या होती है, शुगर होती है। और आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस शुगर को एसिड में बदल देते हैं, अम्ल में बदल देते हैं। अब आपके मुंह में एसिड बनता जा रहा है और बनते बनते जैसे ही मुंह का पीएच जो है वो 5 से कम हो गया, पीएच कितना हो गया, 5 से कम हो गया, ये एसिड आपके एनामेल को क्या करेगा, दांत के एनामेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपको कैविटी हो जाएगी। अगर आपको कैविटी से बचना है तो सोने से पहले आप ब्रश करें और उस ब्रश में पेस्ट लगाएं। तो पेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। क्यों, ये जो आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, ताकि ये पेस्ट आपके मुंह में जो एसिड बना है उसको बदल दे, किसमें, सॉल्ट में और वाटर में बदल दे, लवण में और जल में बदल दे, और फिर कैविटी ना हो। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। कॉरोसिव होगा तो आपके मुंह को जला डालेगा, है ना। तो 26 का उत्तर हो गया हमारा बेसिक। नाउ, ये 2 कॉलम दिया गया है और 2 कॉलम को मैच करके, यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर इसका उपयोग है, दोनों कॉलम को मैच करके यहाँ पर सही कोड दिया गया है, उसको आपको टिक करना है। देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का कहाँ करते हैं, बोरिक अम्ल का कहाँ करते हैं, बेंजोइक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हम कपड़ों पर लगे दाग धब्बे को हटाने के लिए करते हैं, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए हम यूज करते हैं आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो ए का हमारा हो गया एस के साथ मैचिंग, ए का हमारा एस के साथ मैचिंग हो गया। अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस तौर पे बताइए, एक्सप्लोसिव बनाने में करते हैं। तो बी का हमारा हो गया क्या, बी का हमारा हो गया क्यू। उसके बाद बोरिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग आंखों के लिए वीक एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं,
है ना, आंख धोने के लिए या अनाज के संरक्षण के लिए, ग्रेन प्रिजर्वेशन के लिए भी करते हैं। तो सी का हमारा हो गया किसके साथ, पी के साथ। सी का हमारा हो गया मैचिंग पी के साथ। और बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल आप जानते हैं कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के तौर पे किया जाता है। तो हमारा डी का हो गया क्या, डी का हो गया हमारा क्या, फूड प्रिजर्वेशन, है ना। तो डी का हमारा हो गया आर। ठीक है, चलिए ऑक्जेलिक एसिड का कहाँ पे, इंक हटाने के लिए करते हैं। तो हमारा हो गया ASBQCPDR। तो AS तो ठीक है, BQ भी सही है, C का R हो गया तो ये गलत हो गया। तो A का S बाकी फिर देखो इसमें है, A का S, B का Q, C का P और हमारा D का R। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से मैचिंग करेंगे, ठंडे दिमाग से इस तरह के क्वेश्चंस को मैच करेंगे तो आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए, ऑन वॉशिंग विद सोप अ टर्मेरिक स्टेन ऑन द क्लोथ टर्न्स टू रेड बिकॉज। आप जानते हैं कि जो आपका हल्दी है, हल्दी जो है टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, और हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीला होता है। आपने देखा होगा कि हल्दी को अगर आप एसिड में डाल दो, अम्ल में डाल दो, तो कलर में कोई चेंज नहीं आता, वैसा ही रहेगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन बेस में डालने पर ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जब आपके कपड़ों पर मसाला गिर जाए, है ना, सब्जी का, तो देखिएगा वो वाइट कपड़ा है और उस पर मसाला गिर गया सब्जी का, तो क्या हो जाएगा, वो पीला हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको डिटर्जेंट में धोकर निकालते हैं या साबुन से धो देते हैं तो वो दाग पीला से लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और बेस जो है ना वो हल्दी के येलो कलर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो येलो से रेड में कन्वर्ट हो गया है किसी चीज़ का रंग, इसका मतलब वो बेस है। तो सोप सॉल्यूशन एल्कलाइन, है ना, सोप सॉल्यूशन क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। साबुन का घोल क्षारीय होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का जो दाग है वो लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए जी आगे आते हैं कि दो लिस्ट है हमारे पास, इसको मैच करना है और सही कोड को आपने टिक करना है। ओके, यहाँ पे है देखिए, फॉर्मिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आप जानते हैं कि चींटी के डंकों में, मधुमक्खी के डंकों में और बिच्छू के डंकों में मिलता है ना। और तो ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ हो गई जी। तो ए की मैचिंग हमारी 4 के साथ इन्हीं दो ऑप्शन में है, यानी हमारा जो उत्तर होगा इन्हीं दो ऑप्शन से मिलेगा। अब आ जाइए, टार्टारिक अम्ल आपको कहाँ मिलता है? तो आपने कहा सर टार्टारिक अम्ल जो मिलता है आपका कहाँ मिलता है, और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ आपको मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका कहाँ मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपका मिलता है टमाटर में और पालक में। टमाटर में और पालक में आपका भरपूर मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। तो सी का हमारा 3 के साथ मैचिंग हो गया, सी का हमारा 3 के साथ मैचिंग हो गया। सिट्रिक अम्ल आपका कहाँ मिलेगा? ऑरेंज में मिलेगा। तो डी की मैचिंग हमारी 2 के साथ हो गई, मतलब बी की मैचिंग किसके साथ होनी है? तो 1 के साथ होनी है। तो बी जो है टार्टारिक अम्ल कहाँ मिलेगा? टार्टारिक अम्ल कहाँ मिलेगा? इमली में और अंगूर में। तो इमली और अंगूर में क्या मिलता है? टार्टारिक अम्ल आपका मिलता है। तो 4 1 3 2, तो बताइए 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी में है। 4 1 3 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा अम्ल कहाँ पे पाया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज आर ट्रू? सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपने पढ़ा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये आपको बताते हैं नेचर के बारे में, कि दिया गया पदार्थ एसिड है कि बेस है, और फिर उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं, प्रबलता के बारे में भी बताते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही है, सत्य वचन है।
यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच पर, मतलब अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर, हाइड्रोजन के आयन की विभिन्न विभिन्न सांद्रता पर विभिन्न विभिन्न कलर देकर आपको ये बता देते हैं कि दिया गया पदार्थ एसिड है कि बेस है। एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेसिक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। और यह जो है एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए, प्रबलता को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यह के बाकी जो इंडिकेटर है अब वो आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि दिया गया पदार्थ एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, लेकिन ये बताते हैं कि भाई एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेसिक है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए। सो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही बताए जा रहे हैं। अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय घोल में क्या मिलेगा? तो देखिए ये आपका HCl है, तो HCl को अगर हम पानी में घोलेंगे तो HCl डिसोसिएट होकर अब घटित होकर क्या बोलेगा, बनाएगा H प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Cl माइनस। H प्लस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये H प्लस क्या है? H प्लस है आपका हाइड्रोजन आयन। H प्लस क्या है गाइस? हाइड्रोजन आयन है। अब ये जो H प्लस है ना, ये तुरंत वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा। H प्लस वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा H3O प्लस, और इस H3O प्लस को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी। तो जलीय घोलों में H प्लस किस रूप में रहता है? तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ये H प्लस तुरंत जो है वाटर से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय घोलों में मौजूद रहेगा? तो H प्लस किस में बदल जाएगा? H3O प्लस में और Cl माइनस में। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इन विच पीएच रेंज डज आर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारी बॉडी जो है उसका पीएच किस रेंज में, पीएच के किस रेंज में प्रॉपर एक्टिव रहता है ना। तो हमारा बॉडी जो है वो किस पीएच रेंज में काम करता है? 5.5 से 8.5, 7 से 7.5 के बीच, 2 से 7 के बीच, 7.5 से 12.5 के बीच। तो वायुमंडल में जीवित रहने के लिए हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? तो याद रख लीजिएगा कि मनुष्य के लिए जो पीएच रेंज होता है बढ़िया, जिसमें आदमी बढ़िया से सरवाइव करेगा, उसकी बॉडी काम करेगी, वो 7 से लगभग 7.5 के बीच होता है ना, 7 से 7.5 के बीच। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर की सामान्य पीएच सीमा थोड़ी क्षारीय होती है ना। कहाँ से कहाँ तक? तो 7.5 से 7.35 से 7.45 के बीच हमारा जो है वो बॉडी अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? अब देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको। अगर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है ना, कोई अम्ल किसी क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे कि HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा NaCl जो कि एक सॉल्ट है और बन जाएगा वाटर। अब आप जानते हैं कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैट इज व्हेन एन एसिड reacts with a base, then salt and water are formed, and this reaction is known as what? This reaction is known as neutralization reaction. अगर कोई अम्ल किसी क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
इस दौरान हीट रिलीज होती है। अब ऑप्शन को जरा देखिए कि जब अम्ल किसी क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है ना। बोलता है कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन जो बनेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, तापमान जो है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, समान रहेगा, वही रहेगा। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, लवण बनेगा। तो आप जानते हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये एक्सोथर्मिक है तो भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा, हीट निकलेगी ना। वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा, सेम नहीं रहेगा। तो 1 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो गया वो हो गया 1 and 4, 1 and 4। तो पहला सही है और आपका चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर कहने का मतलब क्या होगा, ये लवण कैसे बना होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर रहा होगा वीक बेस से तो सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। पढ़ रखा है आपने। देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड रिएक्शन करेगा वीक बेस से, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, अगर दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा अब नेचर वैसा ही होगा सॉल्ट का। जैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा। उसी प्रकार अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा, क्षारीय होगा, है ना। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से प्रतिक्रिया करेगा तो लवण का नेचर क्षारीय होगा। पूछ रहा है कि एसिडिक कौन सा होगा, बता दो जरा। एसिडिक नेचर किसका होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। NaCl तो न्यूट्रल हो जाएगा। Na2CO3 बताइए ये कैसे बना होगा, Na2CO3, Na2CO3 कैसे बना होगा। HCl रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ। HCl रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH4Cl CH3COONH। तो CH3COONH वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन कर रहा है तो ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। अब हमारे पास बचा Na2CO3 NH4Cl। तो देखिए ये कैसे बना होगा भाई, HCl रिएक्शन कर रहा होगा किसके साथ बताइए, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है जी। या NH4OH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, NH4OH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। तो HCl NH4OH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, NH4Cl। क्या बन गया, NH4Cl, और क्या बन जाएगा, HOH, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन किया तो क्या बन गया, सॉल्ट बना NH4Cl। तो ये जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। आपके पास चित्र दिया गया और उसमें pH वैल्यू दिखाई गई है ना, 1 से लेकर के 14 तक। इसमें दिखाया गया है कि एक पदार्थ A है जिसका pH 5 है, एक सब्सटेंस B है जिसका pH 7 है, एक सब्सटेंस C है जिसका pH 9 है, एक सब्सटेंस D है जिसका pH 12 है ना। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एल्कलाइन नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 14 के बीच ये हमारा मान लिया कि 7 होता है, pH स्केल पढ़ा आपने, 7 होता है। 7 से ज्यादा है जिसका pH वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा, और जिसका pH 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और जिसका pH एग्जैक्ट 7 होगा वो न्यूट्रल होगा,
ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, वो उदासीन होगा, उदासीन होगा। तो यहां पे पूछ रहा है बेसिक कौन होगा, तो जो बी वाला होगा वो तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम वाला ये तो एसिडिक होगा, तो 9 और 12 जिसका पीएच होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। मतलब हमारा सी और डी जो है वो बेसिक नेचर का होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी वो सही ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने थ्योरी को सही से पढ़ा है, जो हमने आपको पढ़ाया है उसकी हर लाइन बेशकीमती है ना, हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर उसको आपने सही से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स के थे, तो वो आपसे नहीं बने होंगे, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। वो सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में जब हम पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी जो प्योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर आपसे बन गए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। तो आप हमसे फेसबुक और इंस्टा पे, यूट्यूब से तो जुड़े हुए हैं ही। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और सभी स्टूडेंट्स को आपकी जिम्मेदारी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको शेयर कीजिए। तो मैं ज़ुबैर एहसानी के नाम से फेसबुक और इंस्टा पे हूँ, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम है साइंस का सुरूर। तो आज के सेशन में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।